जो चीजें बच्चे खुद से कर लेंगे उनको रिस्पॉन्सिबल बना दो। इतना मैं सिखा रहा हूँ इतना आपको करना ही है। हे गाइस, मैं भी वंस अगेन स्टार्टिंग विद वीडियो डीसी सर्किट का वीडियो नंबर 2 लेके आ गया हूँ। वीडियो नंबर 1 में आपको पूरा का पूरा बेसिक सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने का वक्त आ गया। BWE स्टार्ट आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं, BWE की पूरी सीरीज बनने वाली है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, अभी डायरेक्टली कंटेंट पे फोकस करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आपका टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। मैं सीधा कंटेंट पे आता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। डीसी सर्किट मतलब कि डायरेक्ट करंट सर्किट्स के बारे में लोग पढ़ने वाले, डीसी नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने वाले। वीडियो नंबर 2 आ गया है। अब इसमें से सबसे पहले तो मैं आपको सर्किट को सॉल्व करने से पहले वो सर्किट बनता कैसे है, उनके जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं हर सर्किट में क्या होता है, नोड होता है और ब्रांच होता है। क्या होता है वो हम लोग समझेंगे अभी। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, ओवरव्यू। यस सर नो, ये ठीक उस तरीके का ओवरव्यू है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको जाना है, अभी थाने से अंधेरी जाना है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो थोड़ा मैप को देखते हो ना, मैप का ओवरव्यू देख लेते हो ना कि आप हाँ ऐसे रूट है, ऐसे पाथवे है। तो उसी तरीके से इसका थोड़ा सा आप समझ लो कि हाँ इस रास्ते से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे करने वाले, ऐसा कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले, इतना समझ के लो बस। तो डीसी सर्किट्स है, मेरे वर्डिंग से फोकस करो। जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो अवेयर हो जाओ, पूरी तरीके से फ्री होकर के वीडियो को देखो, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखा, मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें बताने के बाद अब मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो ये सर्किट का अलग अलग ब्रांच है। अगर इन सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ दूँ तो एक बड़ा सर्किट बन जाएगा, एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कि भैया यहाँ से बटन चालू करोगे तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से बैटरी की वजह से करंट और ज़्यादा एम्पलीफाई होगा, बैटरी की वजह से करंट स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दूँ, अगर आप दिख पा रहे हैं आपको, जैसे नो या इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दूँ तो क्या बन जाता है, एक बड़ा सर्किट बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। इसी सर्किट, सारे सर्किट्स को सॉल्व करने वाले सर्किट्स में करंट कैसे निकालते हैं, करंट इस ब्रांच से कितना, इस ब्रांच में कितना करंट है, इस पॉइंट पे कितना करंट है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्किट को पढ़ने से पहले आपको अलग अलग ब्रांचेस के बारे में आप समझ लो। यहाँ पे जो ब्रांचेस यूज़ होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो सर्किट्स है, ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालने वाले। करंट कितना है सर्किट में से, कितना करंट जा रहा है इस ब्रांच में से, ये यहाँ पे ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट अपने वीडियो नंबर अगर 1 में आपने देखा होगा तो I = V/R। ये V क्या है, इसको बोलते हैं PD, पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कि एक वायर है, एक पॉइंट पे अलग पोटेंशियल लगाया, एक पॉइंट पे अलग पोटेंशियल लगाया, समझ पा रहे हो। एक पॉइंट पे अलग पोटेंशियल, एक पॉइंट पे अलग पोटेंशियल, 5 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया, 3 वोल्ट यहाँ पे। तो इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट का। ऐसे नो, ये सब वीडियो नंबर 1 में बहुत ही अच्छे से सिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ कि I = V/R, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि जब ब्रांच में यहाँ पे जैसे कि 2 वोल्टेज दे दिया, यहाँ पे 1 वोल्टेज यहाँ पर, 1 वोल्टेज यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे I का डायरेक्शन ऐसे दे दिया, I का डायरेक्शन क्या दे दिया, ऐसे। तो यहाँ पर कैसे आप निकालोगे करंट, ये चीज़ आपको सीखनी है। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। अब इस ब्रांच को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बराबर, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और एक हायर वोल्टेज। देखो जिसके पास प्लस साइन है उसके पास क्या है, हायर वोल्टेज। हायर वोल्टेज कैसे पहचानने का ये भी बताऊंगा अभी। और ये क्या है, ये लोअर वोल्टेज। एक बात याद रखना, करंट जिसके डायरेक्शन से आता है, करंट जहां से आ रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो आ कहां से रहा है वो देखो, जहां से आ रहा है उसको प्लस बोलने का। करंट का डायरेक्शन क्या है याद रखना ऑलवेज, करंट का डायरेक्शन क्या है, प्लस टू माइनस। समझ पा रहे हो, मतलब करंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस, मतलब हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। मतलब करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर से आ रहा है, ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, हायर वोल्टेज। ओके, तो I = V/R के फॉर्म में मेरे को ये फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर, मतलब कि मेरे को I की वैल्यू लिखनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, सोचो, मैं पहले लिखूंगा हायर वोल्टेज प्लस V1 बराबर माइनस ये लोअर वोल्टेज है, सुनो, अपॉन R। सिंपल, समझा। I = V/R के टर्म में अगर मुझे लिखना है, यहाँ पे जब भी हम लोग वहाँ पे एक वायर में देख रहे थे, वहाँ पे V एक ही था फॉर्मूला, जब भी हम लोग समझ रहे ओम्स लॉ सीख रहे थे, वहाँ पे हम लोग ने एक ही V लिया है, सुनो। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पॉइंट के V को ले रहे हैं, तो V1 - V0, ये सुनो, ठीक है। ये वाला टर्म क्या होता है देख लो, इसको समझ लो थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं ध्यान दो, दिख रहा है, ये सुनो, फोकस करो, यहाँ पे आ जाओ।
ये जो टर्म है दैट इज ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेटम नोड। डेटम नोड, रेफरेंस नोड और ग्राउंडेड और अर्थिंग, मतलब ये वायर अंदर होता है, ज़मीन में होता है ना, दैट इज ग्राउंडेड। अर्थिंग, अर्थिंग पता है ना आपको, अर्थिंग बोलते समझ जाओगे, ठीक है। तो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इतना समझा। आगे जाऊँ, अब इस ब्रांच में ऑब्जर्व करो, ये वाले ब्रांच में प्लस V1 यहाँ पर है, करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दिया है, प्लस V1 यहाँ पर है, माइनस V2 यहाँ पर है, बराबर। तो अब यहाँ पे मेरे को I की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ V/R में, मतलब ऊपर वोल्टेज होना चाहिए, नीचे रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। फोकस करना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे वोल्टेज है, करंट का डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है, सुनो, करंट यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से आ रहा है, तो जहाँ से आ रहा है वो क्या होगा, प्लस V1 होगा मेरा, ठीक है, प्लस V1 माइनस V2 अपॉन R, ये सुनो, प्लस V1 पता चल गया, जहाँ पे जा रहा है उसको माइनस में कर दो। एक और शॉर्टकट बताऊँ, जहाँ पे जा रहा है उसको माइनस में डाल दो, जहाँ से आ रहा है उसको प्लस में डाल दो। जहाँ पे जा रहा है करंट, करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे जाने वाला है, तो इसको माइनस में डाल दो, ये माइनस है तो सामने वाला प्लस ही रहने वाला है, अपॉन R, सिंपल। ये आना बहुत ज़रूरी है, ये KCL में यूज़ होने वाला है अभी, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी अपने को, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना, इसको थोड़ा सा लिख के रख लेना, ठीक है, नोट्स बनाते जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब तक मेरे पास क्या था, मेरे पास ये दोनों ब्रांच में हमने क्या देखा कि वोल्टेज देखा, 2 पॉइंट पे वोल्टेज लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R हम लोग कर दे रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बैटरी भी लगा दिया। हमने क्या किया, रेजिस्टेंस देखो, इस पॉइंट पे वोल्टेज लगाया, फिर रेजिस्टेंस, फिर बैटरी, फिर इस पॉइंट पे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करंट जहाँ पे जा रहा है उसको तो माइनस करने वाले, मतलब जहाँ पे जा रहा है उसको माइनस में लिखने वाला, मतलब माइनस V2 आने वाला है, ये प्लस V1 रहेगा, प्लस V1 माइनस V2 अपॉन R, ये तो समझ में आता है। पर अब EMF, ई मतलब बैटरी, मतलब क्या होता है EMF, आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर पढ़ा रहेगा EMI चैप्टर में, EMF क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये बैटरी जो है, अभी बैटरी का डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम लोग, समझो, याद रखो, इसका भी शॉर्टकट बता देता हूँ कि जब, ध्यान दो, जब करंट, जो करंट है, याद रखो, इसको नोट बना के रख लो, नोट, इसको क्या कर लो, नोट बना के रख लो। जब करंट, ध्यान देना, जब करंट ट्रेवल करेगा, ठीक है, फिर से लिखता हूँ ध्यान से अच्छे से, जब करंट ट्रेवल करेगा माइनस, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, -2 प्लस, जब माइनस से प्लस जाएगा, किसमें, EMF की बात हो रही है, ठीक है, EMF मतलब बैटरी में, ऐसे नो, जब माइनस से प्लस जाएगा तो वहां पे क्या लिखेंगे, प्लस E, क्या लिखेंगे, प्लस E लिखेंगे, ध्यान देना, प्लस E लिखने वाले। जब करंट +2 माइनस जाएगा तो क्या लिखने वाले, माइनस E लिखने वाले। चलो अब इन दोनों को डायग्राम के द्वारा समझ लो, डायग्राम के थ्रू समझ लो, सर्किट के द्वारा, वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे समझ लो। अभी एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है, बैटरी है। अब करंट का डायरेक्शन मैंने क्या दे दिया, करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे दे दिया। अब करंट कैसे जा रहा है, पहले करंट जब जाएगा तो पहले माइनस को छुएगा, फिर देखो पहले प्लस को छुएगा फिर माइनस में जाएगा, ये सुनो, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस को पहले छुएगा फिर माइनस से बाहर निकलेगा, तो जिससे बाहर निकलेगा, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे बाहर निकलेगा उसका साइन दे दो, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। देखो प्लस से माइनस, आप समझ पा रहे हो, प्लस से माइनस, याद रखो करंट यहाँ पे कैसे जा रहा है, करंट सबसे पहले प्लस को छुएगा फिर उसके बाद माइनस से निकल जाएगा, तो माइनस को छू करके निकल रहा है ना, करंट जिसके थ्रू निकलेगा माइनस के थ्रू निकल रहा है, माइनस को छू के निकल रहा है, तो माइनस ही दे दो, प्लस से माइनस, माइनस दे दिया, समझा। अब इस केस में देख लो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस पहले दे दिया और प्लस यहाँ पे बैटरी मैंने उल्टा लगा दिया। करंट का डायरेक्शन सेम रखो, आई। अब करंट जा रहा है, जब करंट जाएगा वैसे तो पहले माइनस को छू रहा है और प्लस को छू के निकलेगा, माइनस से अंदर जाएगा प्लस को छू के निकलेगा बाहर ना, ये सुनो, यहाँ पे जब आई बाहर निकलेगा तो प्लस को छू के, तो प्लस को छू के बाहर निकल रहा है तो प्लस ई दे दो, ये शॉर्टकट है, समझा। प्लस को छू के बाहर निकल रहा है ना, तो माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस, ये भी याद रख लो और ये शॉर्टकट भी याद रख लो, शॉर्टकट। वीडियो को एक बार वापस करके देखो, माइनस से जा रहा है प्लस से बाहर निकल रहा है, माइनस से अंदर गया प्लस से बाहर निकला तो क्या हो रहा है, प्लस ही, सिर्फ इतना याद रखो बस। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो करंट जब पहले जा रहा है तो पहले किसको छू के बाहर निकल रहा है, माइनस को,
प्लस से अंदर जा रहा है, माइनस से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस ई। क्या डाल देंगे, माइनस ई। समझा, ये वाला तो समझा ही, V1 V2 माइनस अपॉन आर माइनस ई। माइनस ई कैसे आया, ऐसे आया, ये शॉर्टकट से आया, इसको साइड में लिख लो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद इस वाले ब्रांच में देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट पे वोल्टेज लगा V1 V2, ठीक है, यहाँ पे आर रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे प्लस यहाँ पे। अब करंट ऐसे गया तो क्या लिखने वाला हूँ मैं, ये तो अभी वोल्टेज वाला तो समझ में आ गया ना, V1 माइनस V2 बराबर, यहाँ पे प्लस V1 लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं तो मतलब प्लस ही साइन है। प्लस से अंदर जाएगा, माइनस को छू के बाहर निकल रहा है ना, माइनस माइनस साइन को छू के बाहर निकल रहा है, माइनस साइन को छू के बाहर निकल रहा है, मतलब माइनस ई अपॉन आर। समझा, पक्का। अब ये वाला लिखूँ, अब यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज सिर्फ एक ही पॉइंट पे, मतलब यहाँ मतलब करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इस बैटरी से जा रहा है ना, बैटरी से होकर के जा रहा है, मतलब बैटरी यहाँ पे लगा दिया, इस वायर में बैटरी लगा दिया, बैटरी से ही करंट इनिशिएट हो रहा है। तो अभी करंट माइनस से आके प्लस को छू रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस ई डालेंगे हम लोग, है ना, प्लस से बाहर निकलेगा ना, प्लस माइनस अंदर गया, प्लस को छू के बाहर निकल रहा है, तो प्लस ई माइनस V1 अपॉन आर। ये समझा, इतना समझा, पक्का। अब समझो ये वाले में, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें तो बहुत ईजी है, करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस V0 माइनस V1, करंट हर बार V1 से करंट लेके जा रहा है, तो इस बार करंट उल्टा, हर केस सारे के सारे केसेस आपको दिखा रहा हूँ कि करंट कैसे जा सकता है। प्लस 0 तो माइनस V1 है यहाँ पे, हायर पोटेंशियल टू लोअर, करंट का डायरेक्शन याद रखना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा नो लोअर वोल्टेज, वोल्टेज पोटेंशियल है, जिन्होंने वीडियो नंबर 1 देखा उनको सब आता है, अपॉन आर, या आई का वैल्यू। ये सब पूरा सर्किट आप ड्रॉ करोगे, पूरा लिखोगे, सब प्रॉपर लिख के रख लो, ठीक है। नोट्स बना लो यार, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आएगा 75 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो यार BW में। और अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे हैंड राइटिंग है, तो 80 आउट ऑफ 80 भी आता है, मिलता है लोगों को BW में 80 आउट ऑफ 80 मिलता है। अब देखो V1 V2, यहाँ पे क्या किया, इन दोनों के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर सेल लगाया, फिर R2 लगा दिया। तो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है ना, देखते जाओ कैसे लिखूंगा मैं, बहुत ही कमाल, बहुत ही आसान से। V1 करंट का डायरेक्शन से आ रहा है, प्लस V1 टू माइनस V1, तो प्लस V1 आने वाला है, माइनस V2 आने वाला है, प्लस से अंदर जा रहा है, माइनस से बाहर निकल रहा है करंट, ये सुनो, दिख रहा है कि नहीं, तो माइनस ई डाल दिया, अपॉन में क्या करोगे, 2 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देखो कैसे पैरेलल है कि सीरीज में, सीरीज में ना, सीरीज में, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड होता है R1 प्लस R2। ये समझा, पक्का गाइस, ये सुनो, इतना समझा, मजा आया, पूरा का पूरा नोट्स बना लो यार, नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट सर्किट पे जाते हैं, नेक्स्ट ब्रांच को समझते उसके बाद सर्किट पे जाएंगे। चलो तो ओके गाइस, ध्यान दो, थोड़ा सा इसको समझो, रेजिस्टेंस के टर्म्स में समझो थोड़ा सा ब्रांचेस को। यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस इन सीरीज कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस को जब भी सीरीज में कनेक्ट कर दिया, R1 R2 R3 R4 ये सब तो आपको पता है, तो Rn तक, तो पॉइंट A टू पॉइंट B अगर मैं देखूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB, इस सर्किट को मैंने छोटा करके RAB कर दिया, सर्किट को, ये पूरे रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R4 R3 R4 प्लस करके यहाँ पे Rn तक आ जाएगा, RAB। ये तो आपको पता ही है, ये सुनो, सिंपल सा रूल है, ये तो इजी था। अब थोड़ा सा पैरेलल के बारे में थोड़ा बात कर ले। A पैरेलल B का मतलब क्या होता है, A इंटू B अपॉन A प्लस B, ये रेजिस्टेंस है, जब भी रजिस्टर क्या होगा, रजिस्टर पैरेलल में होगा। अभी यहाँ पे R1 R2 को पैरेलल में कर दिया और पॉइंट A और B यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इन नोड, दैट इज नोड मतलब पॉइंट। इक्विवेलेंट ब्रांचेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में समझो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे RAB क्या होने वाला है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला कैसे मिला, इसकी वजह से आपका तो आपने तो 12th में ही पढ़ा रहेगा, RAB इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 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 1 अपॉन Rn। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो यही आता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। हम लोग 2 रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से केसेस को समझ लो, थोड़ा सा क्या कर लो, केस को समझ लो कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है यहाँ पे, केसेस को। अगर मैं पहले केस में बोलता हूँ कि अगर R1 जो है वो R2 से बड़ा है, मतलब ये जो R1 है वो R2 से बड़ा है, R1 जो है वो R2 से बड़ा है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट का देखो रेसिप्रोकल में सिस्टम कैसे काम करता है। मान लो x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ये एक इक्वेशन मान लो, मतलब इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बताता है हम लोग को कि अगर मैंने x का वैल्यू अगर बढ़ा दिया तो y अपने आप कम हो जाएगा। और ये भी बताता है कि अगर मैंने y का वैल्यू बढ़ा दिया तो x अपने आप कम हो जाएगा। ये होता है रूल ऑफ रेसिप्रोकल कि भैया आपने x इक्वल टू 1 अपॉन वाई बताया, ये सुनो 1 अपॉन वाई बताया आपने, तो x को बढ़ाया तो y कम हो गया, y को बढ़ाया तो x अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर R1 को बढ़ा दिया, यहाँ पे एज्यूम किया हमने कि R1 जो है वो बड़ा है R2 से, मतलब R2 छोटा हो गया,
तो इनडायरेक्टली अगर आप देखे जाओगे यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू अपने मन में आप अज्यूम करके यहाँ पे इंटर करो, पुट करो और देखो, तो आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी छोटा हो जाएगा R2 से और R1 से। आर ए बी जो है वो R2 और R1 से दोनों से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यू में अगर किसी एक को भी बढ़ाओगे तो आर ए बी तो कम होने वाला है ना। यहाँ पे R1 को बढ़ाया था, अभी केस 2 में देख लो, यहाँ पे पहला ये था, दूसरे में देख लो R2 को बढ़ा दिया R1 से, मतलब R2 को ज़्यादा रख दिया और R1 को इस बार कम रखा है। पर यहाँ पे कुछ भी आप चेंजेस करोगे, छेड़खानी करोगे तो क्या हो जाएगा, आर ए बी कम हो जाएगा। तो आर ए बी इज लेस देन R1 और आर ए बी इज लेस देन R2। अब अगर केस 3 आ गया कि अगर पैरेलल में R1 इक्वल टू R2 है तो क्या करोगे, तो टोटल जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इक्वल टू R1/2 और R2/2। ये समझ लो इस फॉर्मूले के थ्रू, इसके थ्रू भी समझ सकते हो, ये वाले फॉर्मूले के थ्रू में यहाँ पे भी वैल्यू डाल करके समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने R1 इक्वल टू R2 बोला ना, मैंने R1 इक्वल टू R2 बोला, तो इस फॉर्मूले में मैं R2 के जगह पे मैं क्या करता हूँ, R1 पुट करता हूँ। तो R2 के जगह पे R1 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R1, R2 की जगह में मैंने क्या पुट कर दिया, R1। आप क्या कर सकते हो, आप R1 की जगह R2 भी पुट कर सकते हो, तो भी ये वैल्यू यही आने वाला है। अब देखो R1 इंटू R1 मतलब R1 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R1, 2R1, ऐसा नो 2R1, और फिर एक R1 यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन 2। ये किसका वैल्यू है, आर ए बी का वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अगर R1 के जगह पे R2 पुट कर दोगे तो भी R2/2 आ जाएगा। समझ में रहे हो ना, ये केसेस को थोड़ा ध्यान में रखना बस, और कुछ नहीं। कभी कभी एमसीक्यूज में काम आता है, हालांकि आपको तो अभी एमसीक्यूज नहीं आने वाला। चलो थोड़ा सा सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। सेल्स जो बैटरी अगर आप सर्किट में लगाओगे, ब्रांचेस में लगाओगे, तो बैटरी का साइन क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं फटाफट से। तो ओके गाइस, ध्यान दो, ब्रांच नंबर 10वां समझो थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, मैंने पॉइंट ए और बी के बीच में मैंने इस वायर ए बी में मैंने क्या 2 बैटरी लगा दिया, ठीक है, 2 बैटरी प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे E1 और E2 लगा दिया, दैट इज बैटरी 1 बैटरी 2, E1 E2। तो टोटल E1 जो होगा दैट इज EAB जो होगा, ये सुनो, EAB जो होगा वो कैसा होगा, E1 प्लस E2 होगा, ठीक है, इतना समझा। अब थोड़ा सा केसेस को चेंज करते हैं। मैंने 11 नंबर में मैंने क्या किया, बैटरी को मैंने इस तरीके से कर दिया, पॉइंट ए बी के बीच में प्लस माइनस लगाया, उसके बाद माइनस और प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे कैसे समझोगे, अब यहाँ पे 2 केस आता है, यहाँ पे 2 केसेस निकल के आते हैं। पहला केस में मैंने बोला कि E1 जो है अगर वो E2 से बड़ा है, E1 अगर E2 से बड़ा है, इसको बोल दो E1 बोल दो और इसको E2 बोल दो। तो E1 अगर E2 से बड़ा है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। समझा क्या बोला मैंने, E1 अगर E2 से बड़ा है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। और अगर E2 अगर E1 से बड़ा है, E2 जो है वो ग्रेटर देन E1 है, ऐसा नो, तो ये E2 माइनस E1 हो जाएगा। समझा पक्का गाइज, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, अब बताना मेरे को मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये सुनो कमेंट सेक्शन में बताओ यार प्लीज़, ठीक है। चलो ध्यान दो, 12 नंबर यहाँ पे मैंने पैरेलल में क्या करंट लगा दिया, ठीक है, I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, ठीक है, I1 ऐसे जा करके I2 ऐसे जा रहा है, ओके। करंट का जो नोटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, सर्किट में करंट का नोटेशन इस तरीके से होता है, याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 2 केस आ गया, यहाँ पे केस आ गया कि भैया I1 अगर I2 से बड़ा है, I1 जो है वो I2 से अगर बड़ा है तो I1 माइनस I2 हो जाएगा, और अगर I2 बड़ा है तो I2 माइनस I1। जो बड़ा है, जो छोटा है बड़े वाले में से माइनस कर दो, जो छोटा है वो बड़े वाले में से माइनस कर दो, जो छोटा था बड़े वाले में से माइनस कर दो, ये सुनो सिंपल, E2 माइनस E1, E1 माइनस E2, इतना समझा। अब हम लोग KCL स्टार्ट कर सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। क्या करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ स्टार्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइज, अब वक्त आ गया है कि चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब का सब बेसिक था, ओम्स लॉ से लेकर के जो ब्रांचेस और जो नोड्स हमने पढ़े, जो भी अभी इसके पहले आपने जो भी पढ़ा सब कुछ बेसिक था। अब वक्त आ गया है कि चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब क्या होता है, केसीएल आपने 12th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे थोड़ा और डेप्थ से पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से। किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल का एक दूसरा नाम है नोडल एनालिसिस, उसका एक तीसरा नाम है नोड वोल्टेज मेथड। क्या नाम है, नोड वोल्टेज मेथड। अच्छा, नोड और वोल्टेज मेथड मतलब जहाँ पे नोड है, जिस सर्किट में जहाँ पे नोड रहेगा वहीं पे वोल्ट रहेगा, वोल्टेज रहेगा, ये चीज़ यहाँ से पता लगती है, ठीक है। उसी को हम लोग वहीं पे बोल देंगे वोल्टेज पॉइंट। क्या होता है नोड और वोल्टेज, समझेंगे अभी उसको, क्यों नोड वोल्टेज मेथड बोला जाता है, ये सब सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देते, फोकस करो, मेरे साथ आ जाओ। इट स्टेट दैट, 2 स्टेटमेंट है, दोनों आसान है, आपने पढ़ा हुआ है। इट स्टेट दैट, सिंपल, थोड़ा स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करो, इजी करो, थियरी को देखते ही ये थोड़ा, इतना ही थियरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आया अगर ये केसीएल, कभी कभी थियरी इतना आ सकता है 3-4 मार्क्स मिल जाएगा इतने में,
इसलिए दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल कंटेंट दे रहा हूँ, यही कंटेंट पढ़ो 75+ मार्क्स के ऊपर लेके आओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, BEE बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दो। इट स्टेट दैट द algebraic sum of electric current at any point, algebraic sum of electric current at any point, ध्यान देना, अभी ये सब यहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ पे सर्किट के थ्रू समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि एक गिवन नेटवर्क है इलेक्ट्रिक का, एट एनी पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, उसके इक्वल में। ओके और दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा इजी स्टेटमेंट में जाओ। इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या बोलते हैं, अगर इसी इक्वल टू को मैथ में इक्वल लिखते हैं हम लोग, और इंग्लिश में स्टेटमेंट में वर्डिंग्स में लिखने के लिए इज इक्वल टू, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी नोड ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सिंपल। अच्छा इसको अभी थोड़ा और इजी कर दूं, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, एल्जेब्रिक, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल्जेब्रिक समीशन ना, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ करंट, इनकमिंग करंट, कौन सा करंट, इनकमिंग करंट, करंट को मैंने क्या लिख दिया, आई, ठीक है, आई लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया, आई, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग, एल्जेब्रिक समीशन ना, समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट, दैट इज आई। मतलब ये जो डिफिनेशन था, इस डिफिनेशन को अगर आप इतना ही याद रख लो, सिर्फ इतने से फिगर को आप याद रख लो, सिर्फ इतना याद रख लो, आप क्या करोगे, पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो भी मैंने आपको बहुत ही प्रॉपर लिख के दिया, अब आप ऐसे ही लिखो, ऐसा ही नोट्स बनाओ, 2-3 पेन ले लो, रेड ब्लू ब्लैक ले लो और ऐसे ही लिखो। और फिर अब यहाँ पे आ गया कि कंसिडर अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क एज शोन। अब वक्त आ गया कि थोड़ा सा चीज़ें और डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। ये सर्किट दिख रहा है आपको, सर्किट हमने अभी तक जो भी ब्रांचेस पढ़ा, उन ब्रांचेस को मैंने बोला था ना, मिला देंगे तो एक सर्किट नेटवर्क बन जाएगा। यहीं पे हम लोग को KCL अप्लाई करना है नोड 1 पे, पर इससे पहले हम लोग को नोड समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी सर्किट से हम लोग नोड निकालेंगे, इसी सर्किट से हम लोग नोड्स आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला था, एक सर्किट का 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक एक उठा लो, मतलब ये V1 से लेकर के ये वाला पॉइंट, इसको अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, बताओ मेरे को, आप कैसा दिखेगा। यहाँ पे एक R1 है, यहाँ से I गया है, यहाँ पे V1 है, बराबर, ये सुनो, और यहाँ पे क्या है, दैट इज V0, मतलब ये ग्राउंडेड यहाँ पे जाके मिल जाएगा ना। ये इस तरीके से दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ब्रांच। अब इसी ब्रांच में अगर एक ब्रांच में और जोड़ दूं, बराबर, इसी ब्रांच में मैं एक ब्रांच और जोड़ दूं, यहाँ पे मैंने रजिस्टर दे दिया R2 R3, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं करूँगा कि करंट यहाँ से जा रहा है, सबसे पहला जो करंट है I1 यहाँ से जा रहा है, I1 मान लो I1 यहाँ से जा रहा है, तो I1 इस पॉइंट के अंदर जाएगा, I1 इस पॉइंट के अंदर जाएगा, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे R2 है, तो यहाँ पे जो बाहर जाएगा वो क्या होगा, I2, यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ पे जो निकलेगा क्या होगा, वो I3, ये सुनो। तो अब अगर इसको मेरे को समीशन ऑफ इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट समझना है, तो कैसे समझूंगा, इस बात को समझो। इस बात को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है, नोड वोल्टेज मेथड क्यों होता है, नोड एनालिसिस क्या होता है। अभी इस सर्किट में अगर मुझे समझना है कि नोड कहाँ पर है, तो मैं तीनों ब्रांच, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, इन ब्रांच का मैं कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा, कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट का, इसका देखो, ये मैं यहाँ से देखते हुए जाऊँगा, इसका कॉमन पॉइंट यहाँ पे आया, मैं यहाँ से देखते जाऊँगा, यहाँ पे मिल रहा है, मैं यहाँ से जाऊँगा, ऊपर से जाऊँगा, यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कि ये तीनों ब्रांच को जोड़ने वाला सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, वो कौन है, ये पॉइंट। इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज पॉइंट, दैट इज नोडल वोल्टेज मेथड, दैट इज नोडल, इसी को क्या बोलते हैं, नोड। इसी पॉइंट को नोड, मतलब जो तीन ब्रांच को एक ऐसा पॉइंट जो तीनों ब्रांच को जोड़ता हो, एक ऐसा पॉइंट जो ब्रांचेस को जोड़ता हो, एक कॉमन पॉइंट पे लेके आता हो, उसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। सिंपल, इसी को क्या बोलेंगे, नोड। अब थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर लिया, रेजिस्टर ले लिया, फिर यहाँ पे एक ले लिया मैंने रेजिस्टर, फिर एक रेजिस्टर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, R2 R3 R1, ठीक है। अभी मेरे को समझना है कि एक करंट I1 यहाँ से जा रहा है, तो सबसे पहला करंट यहाँ से जाए, मतलब यहाँ पे मान लो कोई बैटरी है और मैंने यहाँ से बटन चालू किया और यहाँ से पहला करंट मैंने दिया, तो इस पॉइंट पे सबसे पहला करंट यह जाएगा। तो इनकमिंग
इस पॉइंट की तरफ आता हुआ करंट मतलब इनकमिंग करंट, मतलब कि इनकमिंग करंट I1 क्या है, इनकमिंग करंट दिख रहा है। और फिर इस पॉइंट से जब जो बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट से कौन से करंट बाहर निकल रहा है, देखो एक I2 बाहर निकलेगा, एक I3। तो समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग समीशन ऑफ इनकमिंग। तो इनकमिंग में अकेला करंट है, ये सुनो अकेला यही आ रहा है, I1 आ रहा है। तो आउटगोइंग में कौन, इस पॉइंट से बाहर कौन जा रहा है, I3 और I2 जा रहा है। तो I3 और I2 ये समझना बहुत ज़रूरी है। समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट, इतना समझा तो हम लोग केसीएल के लिए जा सकते हैं। अगर ये समझा, थोड़ा देखो यार, थोड़ा और पास में, जूम कर दूँ क्या, चलो जूम कर दिया, देखो समझा। नोड का काम क्या है और इसी पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, समझा पक्का। आगे बढ़ो। अब ध्यान देने वाली बात है, आप थोड़ा समझो यार, थोड़ा अवेयरनेस को बढ़ा लो, अभी के अभी अवेयरनेस को बढ़ाओ और फोकस करो इस सर्किट पे। इस सर्किट पे सबसे पहले फोकस यहाँ पे देखो क्या क्या है। सर्किट को सॉल्व करने से पहले देख लो क्या क्या है। यहाँ पे एक E1 दिख रहा है, यहाँ पे एक E2, यहाँ पे एक E3, मतलब 3 बैटरी लगी हुई है भैया। क्या लगा है, 3 बैटरी लगा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते जाओ कि ब्रांचेस का कॉमन पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पे ये तो ग्राउंडेड है अर्थिंग, इसका ये तो V0 मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। फोकस करो क्या क्या मिलने वाला है यहाँ से। इसको लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि E1 से जब करंट I1 निकला, यहाँ पे एक रजिस्टर है R1, R2, R3, R4, R5, ये क्या है, R5 है, ठीक है। तो जब R1 में से जो करंट निकलेगा, मतलब E1 से जो बटन चालू करने पे जो करंट जाएगा वो होगा I1 में से जो करंट जाएगा यहाँ पे इनकमिंग ना, तो यहाँ से 2 करंट बाहर निकला, I2 और I3। समझ रहे हैं क्या, थोड़ा जूम करके समझो। I2 और I3 थोड़ा ध्यान से देखो अवेयरनेस के साथ। एक I2 बाहर आया, एक I3। फिर जब यह I3 जाएगा, I3, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल गया ना मेरे को, 3 ब्रांच, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, तो 3 ब्रांच पे कॉमन पॉइंट मिल गया, मतलब इसको मैंने क्या बोल दिया, V1 बोल दिया। क्या बोल दिया, V1, मतलब नोड को इसका नाम क्या बोल दिया, V1। अब इसमें से जब I3 बाहर निकला इनकमिंग, तो आउटगोइंग कौन बना, I4 और I5 बना, समझा। तो अगर मुझे अप्लाई KCL एट नोड 1, नोड 1 मतलब क्या है, नोड V1, मैं इसको नोड 1 लिख सकता हूँ, नोड V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोड V1 पे अगर मैं KCL अप्लाई करता हूँ इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या देखना है कि इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट कौन है, आने वाला और जाने वाले को ऐड कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ KCL अप्लाई करता हूँ नोड एट V1 पे। तो सबसे पहले मैं इक्वल डाल देता हूँ। इनकमिंग करंट V1 की तरफ कौन आ रहा है, I1 आ रहा है। V1 की तरफ क्या आ रहा है, I1 आ रहा है। V1 से कौन कौन जा रहा है, I2 और I3 जा रहा है। आज तक के जो पहला ब्रांच में मैंने आपको जो सिखाया है स्टार्टिंग में, वही चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है। यहाँ पे I1, I2 और I3 का इक्वेशन वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, V/R, I इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ, वही मेथड, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस देखना है। तो जब I1 यहाँ से गया, तो ये I1 यहाँ से जा रहा है ना, तो माइनस से प्लस को छू के जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस E आने वाला है, EMF का मैंने अभी बताया था अभी। उसके बाद अब बताओ मुझे, जिसकी तरफ जा रहा है जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे, माइनस V1 अपॉन, इसको क्या बोलेंगे, R1। ये समझा, I1 का वैल्यू निकल गया, I1 वाला समझा। उसके बाद समझो I2 का। I2 का समझने के बाद जब I2 जा रहा है ना, I2 कहाँ से आ रहा है, V1 से आ रहा है। I2 V1 से बाहर निकल गया है ना, सिर्फ इसका देखो। अभी जब I1 निकालना था तो सिर्फ इसका देखा, I2 निकालना तो अभी इसका देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो V1 देखो, ध्यान दो, V1 माइनस V0 लिख सकते हो, पर नहीं लिखोगे तो भी चलोगे, अपॉन में R2, ठीक है। फिर I3 ध्यान दो, I3 में बहुत कुछ है यहाँ पे। ये I3 कहाँ से आ रहा है, V1 से बाहर आ रहा है, तो V1 से आ रहा है, जिसकी तरफ से आ रहा है मतलब उसको पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग, प्लस। फिर जिसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, माइनस V2 की तरफ जा रहा है। अच्छा, प्लस E से E2 ना, सेट भी लगा वहाँ पे, तो प्लस से लेकर के माइनस को छू करके जा रहा है ना, माइनस को छू के बाहर निकला। देखो ऐसा बहुत डेप्थ में हम लोग समझ चुके हैं। तो माइनस E रहेगा यहाँ पे, माइनस E2, यहाँ पे E1 था, तो माइनस E2 अपॉन R3, समझा। यहाँ पे मैंने सर्किट में I1, I2, I3 के साथ मैंने क्या किया, ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब उसके बाद इनको क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो क्या वैल्यू आपको मिलने वाला है, तो I1 के जगह पे क्या पुट करोगे, E1 माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू, I2 क्या है मेरा, V1 अपॉन R2, प्लस I3 क्या है मेरा, V1 माइनस V2 माइनस
E2/R3। तो ये जो इक्वेशन बन गया, ये आपको इक्वेशन एक मिल गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर ए। अभी हम लोग को बी भी देखना है, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे केसीएल नोड 1 पे अप्लाई किया ना, अभी नोड V2 पे अप्लाई करना है, V2 पे भी। चलो फटाफट से करते हैं। इसका जो अभी हमने जो केसीएल अप्लाई किया नोड V1 पे, अभी यही सेम चीज़ V2 पे करो तो आप देखने वाली बात है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊँ, आप ध्यान दो। अगर I1 अगर करंट निकालना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर I1 मुझे करंट निकालना है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो अगर मेरे पास E1 का वैल्यू है और V1 का और R1 का वैल्यू तो निकल जाएगा। अगर मुझे V1 निकालना है और E1 R1 और I1 का वैल्यू है तो भी मिल जाएगा V1 का वैल्यू। इस तरीके से E1 V1 और R1 का और I1 का वैल्यू निकाला जाता है। यहाँ पे V1 का वैल्यू अगर आपको पता है, ठीक है, और मतलब इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है अगर आपको पता हो, और R2 आपका, तो I2 आपको मिल जाएगा सिंपली। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थोड़ा और ईजी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फोकस करते हैं अभी यही जो केसीएल नोड 1 पे अप्लाई किया, अभी नोड V2 पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड V2, ठीक है। तो V2 पे जब अप्लाई करूंगा सेम चीज़, तो इनकमिंग करंट कौन है, I3 है। V2 की तरफ सबसे पहले आने वाला करंट जो है I3 है। तो जब I3 जाएगा वहाँ पे तो बाहर कौन निकल रहा है, I4 और I5 बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अभी I3 इस बार डायरेक्ट लिख दूँ क्या, चलो डायरेक्ट नहीं लिखूंगा आपके लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। I3 में देखो, I3 कहाँ से जा रहा है, मतलब I3 का यही वाला वैल्यू रहेगा ना सेम, ये सुन लो, V1 माइनस V2 माइनस E2 बराबर अपॉन R3। फिर I4 का देखो, I4 में देखो तो V2 अपॉन R4 रहेगा बराबर, और I5 का देख लो, I5 में क्या रहेगा, I5 कहाँ से जा रहा है, I5 V2 से जा रहा है, बाहर निकला और माइनस E3 को छू करके जाएगा, प्लस E3 से लेके माइनस E3 को छू के बाहर निकलेगा, तो माइनस E3 अपॉन R5 बराबर। तो I5 का वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद ध्यान दो, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो ये वैल्यू जो है I3 I4 I5, इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद क्या मिलेगा देखो, I3 नहीं, दैट इज V1 V2 माइनस E2 अपॉन R3 इज इक्वल टू V2 अपॉन R4 प्लस V2 माइनस E3 अपॉन R5। तो ये इक्वेशन आपको मिल गया बी, इक्वेशन बी मिल गया आपको, ठीक है। तो ए और बी से हम लोग को क्या मिला, थोड़ा सा थ्योरी है, 3-4 लाइन का थ्योरी है, वो लिखाने के बाद, वो पॉइंट देने के बाद केसीएल कंप्लीट हो जाएगा। चलो आते। तो क्या गाइस, ध्यान दो, अभी फोकस करने वाली बात है कि यार जो भी मैंने आपको वर्ड में बोला, आपको डायरेक्टली ओरली बोला कि I1 I2 I3 आप फाइंड कर सकते हो V1 V2 की वजह से, अब उसकी वजह से E1 E2 E3 की वजह से R1 R2 R3 ये सब सारी वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि इन दिस गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क द वैल्यूज ऑफ R1 R2 R3 R5 आर मेंशनड along with the E1 E2 E3 E4, ठीक है। एंड बाई सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी को सॉल्व करके नोड पोटेंशियल दैट इज V1 एंड V2 को फाइंड आउट किया जा सकता है। बाई यूजिंग V1 एंड V2 वी कैन फाइंड ब्रांच करंट I1 I2 I3 I4 I5 एंड दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क बाई मेकिंग यूज ऑफ KCL ऑल्सो नोन एज द नोड वोल्टेज और नोडल एनालिसिस मेथड। तो ये आपको इतना पूरा का पूरा अब तक जो भी मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा थ्योरी था किरचॉफ्स लॉ का, इतने कम टाइम में यार, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं गाइस, सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, मज़ा आना चाहिए। मैं इतने मज़े से पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा सा सीरियस होकर, थोड़ा सा अवेयर होकर के अवेयरनेस को बढ़ा करके पढ़ाई करो। चलो अभी डायरेक्टली सम्स पे जाते हैं, ठीक है। तो क्या गाइस, ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन बाई KCL मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मेरे साथ आ जाओ। इस सर्किट को पहले ऑब्जर्व करो। सर्किट में देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि अपना नोड कहाँ पर है। नोड तो अपने को कितने ब्रांच दिख रहे हैं, एक ब्रांच यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से ये अर्थिंग वाले पॉइंट से देखो एक ब्रांच दिख रहा है, ये सब नो, एक ब्रांच ये दिख रहा है, एक ब्रांच ये दिख रहा है। देखो कोई भी ब्रांच अगर ऐसे और फिर ऐसे जा करके है, मतलब ये एक ही वायर है। इस ब्रांच को आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये सब नो। तो ये एक ही ब्रांच है, एक ही वायर है, ठीक है, इस तरीके से समझ के लो। तो अभी ध्यान दो, यहाँ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 3 ब्रांच मुझे दिख रहा है, इन तीनों ब्रांच का जो कॉमन पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, ये सुनो, ये वाला पॉइंट है, मतलब मैं इसको V1 दे सकता हूँ, मतलब मेरा नोड क्या है, V1 ये हो गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि पहले ब्रांच में मुझे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम,
मुझे दिया हुआ है, देखो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जाम में ऐसे ही आपको एज इट इज दिया रहेगा, और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला उस पर भी हम लोग आते हैं धीरे धीरे, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एनालिसिस करो, थोड़ा सा ओवरव्यू देखो, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में करना क्या है, करते कैसे हैं, क्या पॉसिबिलिटी, शायद आपको आंसर पता हो, ऐसा नो। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे एक बैटरी दिख रही है 16 वोल्ट की, 8 ओम का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, सेकंड ब्रांच में मुझे दिख रहा है कि 30 वोल्ट 6 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में, मतलब इसको अगर मैं टोटल अगर इसको मैं 10 ओम बोलूँ तो भी चलेगा, मैं 6 ओम और 4 ओम बोलूँगा तो भी चलेगा, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, मतलब इसको ऐड कर सकते हो, टोटल वही काम कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, उसके बेस पर आपको दिमाग लगाना है कि यार क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे आपको पॉसिबिलिटी को चेक करना है, यही काम होता है यार, बहुत ही आसान है। आ जाओ चलो करते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि वोल्टेज 6 ओम पे मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब जो 6 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यार पहले सर्किट में देखो, ये सर्किट है ना, इस सर्किट में देखो 6 ओम कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ये सुनो 6, तो 6 ओम के अक्रॉस, 6 ओम के अक्रॉस में, ये सुनो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है ये चेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी करंट यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जा रहा है, फिर करंट यहाँ से जा रहा है, तो इस अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस में, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है ये अपने को चेक करना है, ये सुनो, समझा पक्का। अच्छा, इस वोल्टेज को चेक करने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मेरे पास V है और R है ना, इनडायरेक्टली ये जो देखो ये R क्या है 6 है, मेरे पास मेरे को V फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझे I पता लग जाए तो क्या मैं कर सकता हूँ, मतलब V = I R होता है कि नहीं, मेरे पास R है, मुझे V फाइंड आउट करना है, V6 फाइंड आउट करना है, और अगर मुझे मेरे पास R है, ये सुनो, अगर मुझे I का वैल्यू मिल जाए, मतलब इस ब्रांच का अगर I का वैल्यू मुझे मिल जाए तो V6 अपने आप मुझे मिल जाएगा, ये सुनो मिल जाएगा पक्का। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, अब इसको केसीएल मेथड से सॉल्व करना है। केसीएल मेथड क्या बोलता है बताओ, I = V/R के थ्रू हम लोग करते हैं, केसीएल मेथड तो आपने अपनी अभी देखा ही, ये सुनो। तो अभी हमारे पास एक तरीका है, सबसे पहला कि केसीएल मेथड आपने जो पढ़ा वो कर लो, मतलब कि आप करंट का डायरेक्शन एक ऐसा दे दो, मतलब यहाँ से I1 डाल दो कि I1 यहाँ से जा रहा है V1 की तरफ, और ये फिर जाके I2 बन गया और ये I3 बन गया। आपके पास ये रास्ता है, सबसे पहला मेथड है कि भैया I1 को मान लो कि I1 यहाँ से जा रहा है V1 के पास, तो इनकमिंग करंट समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट, मतलब I1 = I2 + I3 इक्वेशन बन जाएगा, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन कौन देता है अज्यूम करने के लिए, केसीएल मेथड बोलता है कि भैया ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट के थ्रू जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग ऐसा लगाएंगे, आंसर राइट आएगा, आंसर इससे भी आपका राइट आएगा, उससे भी राइट आएगा, जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपका। तो आप क्या करो, बहुत ही सिंपली आप क्या करो, आप ऐसा मत करो, ऐसा सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। आप क्या करो, आप अज्यूम करो, क्या करो, क्या बोला मैंने, अज्यूम करो कि सारे करंट, देखो सारे करंट V1 की तरफ आ रहे हैं। देखो आपके पास अगर मान लो भी V1 यहाँ पर है, ऐसे ब्रांच है बराबर, इसकी पॉसिबिलिटी 2 है ना, ये सुनो 2 पॉसिबिलिटी कि I1 यहाँ से आएगा और ये I2 और I3 बन के निकल जाएगा, मतलब I1 = I2 + I3, ये सुनो ये इक्वेशन बन सकता है केसीएल मेथड के थ्रू, जो हमने उसका जो भी डेरिवेशन हम लोगों ने देखा केसीएल मेथड का, ये सुनो पूरा थियरी देखा, डेरिवेशन देखा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि सारे के सारे करंट पॉइंट V1 पे आ रहे हैं, पॉइंट V1 मतलब वोल्टेज V1 पे आ रहा है, नोड V1 पे आ रहा है, सारे के सारे वोल्टेज, मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ, अज्यूम कर सकते हैं ना यार, ये सुनो BW में अज्यूम कर सकते हैं फिजिक्स में, उसके बाद आंसर को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, आंसर राइट आने वाला है। तो मैं मान सकता हूँ कि I1 भी V1 की तरफ आ रहा है, I2 भी यहीं पे आ रहा है और I3 भी यहीं पे आ रहा है। जब I1 I2 I3 अगर तीनों V1 की तरफ आ रहा है, ध्यान दो I1 I2 और I3, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा ना, बहुत आसान है, सुनो आसान है, इजी है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ, इजी है यार, बहुत इजी है। तो I1 I2 और I3 अगर V1 की तरफ जा रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगा, हमने क्या बोला था, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट, एक पॉइंट पे जितने भी करंट आ रहे हैं उनको क्या कर दो, समीशन कर दो, समीशन मतलब I1 I2 + I3 हो जाएगा, I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग कितना है, आउटगोइंग, अरे आउटगोइंग 0 है ना, ये सुनो आउटगोइंग कुछ दिख रहा है क्या, आउटगोइंग जो जाने वाला वो 0 ही है, ये सुनो ये इक्वेशन बना सकता हूँ, या फिर ये इक्वेशन ले लो, या फिर ये, इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिर बड़ा हो सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है।
मैं इसको फॉलो करता हूँ, आप इसको भी फॉलो करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, इतना समझा? पक्का? चलो आगे जाते हैं। अभी अज्यूम करो कि मैंने क्या बोला कि I1 I2 I3 जो है V1 की तरफ आ रहा है, मतलब मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाई, यहाँ पे सोल्यूशन डाल देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई KCL एट नोड V1 पे मैंने KCL अप्लाई किया तो मुझे एक इक्वेशन मिला I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे I1 I2 I3 मुझे KCL मेथड में लिखना है। KCL में जैसे हमने पहले फ्रॉम मिनट 1 से हम लोग जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो ब्रांचेस में बताया था ना कि I1 का वैल्यू ब्रांच में देख के लिखो, वही सब करना है। अभी के उसमें भी हम लोग ने देखा। तो I1 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दो, मैं I1 का वैल्यू लिखूंगा, करंट कहाँ से जा रहा है, I1 यहाँ से जा रहा है ना, ये सुनो, प्लस को छू के जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, I1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखूँ क्या? देखो 16 किसकी तरफ जा रहा है, माइनस V1 की तरफ, जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस डाल दो, अपॉन में क्या डालोगे, रेजिस्टेंस 8, डायरेक्टली लिखा, समझा? प्लस I2 का वैल्यू देखो, I2 ये माइनस से प्लस 30 वोल्ट को छू के जा रहा है ना, प्लस 30 वोल्ट, तो प्लस साइन डाल दो 30 माइनस V1 अपॉन कितना, अपॉन 6 प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये सब ना, यहाँ V0, इसको अगर V0 बोल दूँ तो ये V0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 ही है। तो यहाँ से जाकर के माइनस V1, तो माइनस V1 अपॉन 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिलता है, समझ पा रहे हो? ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज I3 का वैल्यू मुझे यहीं से मिलने वाला है। अगर मुझे I3 मिल गया, I3 का इक्वेशन क्या है, ये सुनो, I3 का वैल्यू अगर मुझे मिल जाता है तो मैं V6 निकाल सकता हूँ, और I3 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे V1 पता होना चाहिए, मतलब V1 मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेट, थोड़ा सा V1 को इजी बनाऊँ क्या, एक काम करो ना, मल्टीप्लाई कर दो राइट और LHS साइड क्या कर दो, राइट लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड में क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 480 कर दो, 480 इंटू 16 माइनस V1 अपॉन 8 प्लस 480 इंटू 30 माइनस V1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे माइनस V1 है ना, यहाँ पे 480 इंटू माइनस V1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 480। देखो RHS और LHS में मैंने 480 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 0 होने वाला है, डायरेक्टली इसको 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये इक्वेशन यहाँ पे देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 6 ये मैंने क्यों किया, मैंने दिमाग लगाया कि यार 48 जो होता है वो 8 के टेबल में आता है, 48 6 के टेबल में आता है, पर यहाँ पे 0 के टर्म में है तो इसलिए 0 डाल दिया, 480 दे दिया मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैलकुलेशन में। पर अब आपके पास कैल्सी, अब डायरेक्टली कैल्सी में इसे विंटर करके मैं आपको कैल्सी दिखाता हूँ कि ये है आपका साइंटिफिक कैल्सी। आप साइंटिफिक कैल्सी में डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करोगे। अभी आप इंजीनियर हो गए हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, तो आपके पास ये वेपन होना चाहिए, ये सुनो, ये वेपन होना चाहिए, ये टूल होना चाहिए। कैल्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द BEE और मैकेनिक्स, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जहाँ पे मैथ्स बहुत ज़्यादा, मैथ्स में भी आपको लगने वाला है कैल्सी, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 12th में अब तक आप लॉग सॉल्व करते थे तो लॉग से ही काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पे आपको कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन 16 माइनस V1 के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे x पुट कर सकते हो, पूरा का पूरा वैल्यू पुट करोगे ना, V1 के जगह पे x डाल दो, बाकी का वैल्यू तो है इक्वल टू 0 डाल दो, इक्वेशन आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली V1 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज V1 का वैल्यू होगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप छोटा कर देता हूँ, उसके बाद आप ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करने वाला। इंजीनियरिंग के कैलकुलेशन अभी वीडियो में करूँगा, सॉल्व करने बैठूंगा तो टाइम लगेगा ना, आपका टाइम इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल फॉर मी, और मुझे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है। मुझे बाकी के यूट्यूब के चैनल के थ्रू नहीं करना, बाकी के वीडियोज़ में 1-1 घंटा 2-2 घंटा टाइम पास ही कर रहे हैं, देख रहा हूँ कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे हैं, जहाँ पे टाइम नहीं लगाना। जो चीज़ें बच्चे खुद से कर लेंगे उनको रिस्पॉन्सिबल बना दो। हमारा काम क्या है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बना देना कि यार इतना मैं सिखा रहा हूँ, इतना आपको करना ही है, बिकॉज आपने इंजीनियरिंग अगर लिया हुआ तो कुछ सोच के लिया हुआ है, और आप अपने पैसे को लगा रहे हो, उस पैसे की वैल्यू को समझो, और पैसे की वैल्यू से भी ज्यादा अपने टाइम की वैल्यू को समझो, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। खोया हुआ पैसा मिल सकता है, गिरा हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, पर खोया हुआ टाइम नहीं मिल सकता भाई। कितना भी पैसा मिल जाए पर टाइम नहीं कमा सकते, पर अगर टाइम मिल गया तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तब समझ में आया कि टाइम इज इक्वल टू मनी क्यों बोलते हैं, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो चलो अभी ध्यान देते हैं, फोकस। तो 8 6 ये सुनो, मार्कर चलता नहीं अगर मैं रुक जाऊँ तो, 8 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 8 यहाँ पे हो जाएगा, और 1 0 1 0 कैंसिल। तो इक्वेशन, मेन इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे देख लो, मैं लिख देता हूँ 60 इंटू 16 माइनस V1
प्लस 8 इंटू 30 माइनस V1 प्लस 48 इंटू माइनस V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। ये इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन को आप क्या करोगे, कैल्शियम में एज इट इज पुट करोगे तो आपको V1 का वैल्यू कितना मिलने वाला है। मैंने इसलिए आंसर, टाइम को बचाने के लिए मैंने आंसर लिख के रखा है कि 17.87 वोल्ट, ये V1 का वैल्यू आपको मिलने वाला है। अब हम लोग को ज़रूरत क्या है, V6 निकालना है। यस और नो, V6। तो सबसे पहले I3 पता होना चाहिए अपने को। अगर I3 पता लग गया, I3 हम लोग को अगर पता लग गया तो अपना काम हो जाएगा, V6 में अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसके आगे का I3 इज इक्वल टू एक इक्वेशन है। I3 का इक्वेशन क्या है, ये वाला है, दैट इज माइनस V1 अपॉन 10। तो 17.87 माइनस अपॉन 10। अभी 10 को, अभी 10th में तो वो सीखा है ना कि अगर 10 को ऊपर लोगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा ना, 10 इनवर्स दैट इज 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो -1 है, अगर उसको पॉइंट में शिफ्ट करना है तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख दो एक बार में, -1.787, ये आपका एम्पियर, यहाँ पे वोल्ट में था, यहाँ पे अभी एम्पियर में हो गया। ये क्या हो गया, आपके I3 का वैल्यू हो गया। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि करंट में, याद रखो, थोड़ा जूम करो, इधर आ जाओ। I का वैल्यू, अगर करंट का वैल्यू अगर आपको BEE में पॉजिटिव आता है, मतलब आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो उसको क्या डायरेक्शन दिखाना है, एरो, ऐसा ऊपर एरो दिखाना है। पॉजिटिव मतलब ऊपर, मतलब जो आपने जो डायरेक्शन लिया था वो राइट है। पॉजिटिव एरो का मतलब देखो, पॉजिटिव अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है BEE में, कि आपने जो सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन लिया था वो क्या था, राइट था। पर अगर आपने जो डायरेक्शन लिया और आपने सम सॉल्व किया तो माइनस आ गया आंसर। अगर करंट का वैल्यू माइनस आ गया, माइनस में मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया था नेगेटिव आ गया आंसर। तो मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब इस डायरेक्शन को हटाने के लिए, वो डायरेक्शन रॉन्ग था इसलिए माइनस है, तो उसको प्लस करने के लिए क्या करोगे, 1.787 एम्पियर, इसका डायरेक्शन क्या दिखा दो, डाउनवर्ड। मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया था उसकी वजह से माइनस आंसर आया, तो माइनस को हटाने के लिए डायरेक्शन मैंने क्या दिखा दिया, डाउनवर्ड दिखाने की वजह से, मतलब कि अभी सर्किट में, मतलब कि जो डायरेक्शन लिया था वो उल्टा हो गया। सिंपल। पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन दिखा दो। पहले अगर यहाँ पे प्लस आया रहता तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन दिखा देता, मतलब जो डायरेक्शन मैंने लिया वो सही है, इसका मतलब ये होता है। पर अगर माइनस आ गया आपके लिए वो डायरेक्शन की वजह से, तो आंसर तो सेम है, वैल्यू सेम है, पर डायरेक्शन, ये माइनस मतलब क्या होता है, डायरेक्शन शो करता है। ये हमारे सर्किट में -1.73 ऐसा कोई अप्लाई कर सकता है क्या, माइनस करंट माइनस में जा सकता है क्या, नहीं। ये माइनस साइन से और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है और कुछ नहीं, सिंपल। तो माइनस को क्या कर दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा दो, और यहाँ पे ये माइनस को हटा के माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये आपका I3 का वैल्यू हो गया। I3 के वैल्यू के बाद अभी भी अपने को फाइनल वैल्यू नहीं मिला। फाइनल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये आंसर आप निकालोगे, मैं आपको बता देता हूँ कि V6 ओम हम लोग को निकालना है। तो V के क्रॉस 6, मतलब मुझे रेजिस्टेंस पता है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है I3, इसमें जो इस ब्रांच में जो करंट है, कौन सा करंट है, I3 है, और R6, मतलब R का वैल्यू कितना है मेरा 6 है, और इसका वैल्यू कितना 1.787। ठीक है, ये सुनो। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और V6 ओम का वैल्यू आप लिखोगे। ठीक है, चलेगा, फाइन। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो गाइस समझो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा आ जाओ पास में। I1, I2, I3 फाइंड आउट करना है, सर्किट दिया हुआ है, सिंपल, और कुछ नहीं। सर्किट में देख रहा हूँ कि 110 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है ब्रांच 1 में, ब्रांच 2 में यहाँ पे डायरेक्टली पहले से मुझे करंट दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड दिया हुआ है 3 एम्पियर। ठीक है, और ब्रांच 3 में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.3, यहाँ पे 0.2 दे दिया हुआ है, यहाँ पे 0.1। ठीक है, 110 वोल्ट का यहाँ पे दे दिया हुआ है VB, VB मतलब ये रेजिस्टेंस, मतलब कि ये पॉइंट V और VB जो है वो यहीं पे आने वाला है, दैट इज नोड वोल्टेज। यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, 2 पॉइंट, मतलब इन तीनों को लिया तो इसका कॉमन पॉइंट ये है, इन तीनों ब्रांच को लिया तो इसका कॉमन पॉइंट ये। तो यहाँ पे 2 नोड है, यहाँ पे VA और VB, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, VB। कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिखी है क्योंकि टाइम को कम करने के लिए, कम टाइम में ज़्यादा सम सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा सम दूंगा, ज़्यादा सम प्रैक्टिस करोगे, कोई भी सम सॉल्व कर लोगे, यही रूल होता है पढ़ाई का और कुछ नहीं। तो अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे अगर मैं KCL अप्लाई करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि मुझे तो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, तो मैं इसमें भी यही करूँगा कि I1 को यहाँ पे ले लो, अज्यूम कर लो, I2 यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर I2 तो दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब I2 का करंट ऐसे जा रहा है, पर मैंने अज्यूम किया ना, ऐसा ना, मैंने अज्यूम किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन अज्यूम कर सकता हूँ। मतलब जब भी आंसर, जब भी यहाँ पे पुट करूँगा ना I2 का वैल्यू, तो -3 पुट कर देंगे, सिंपल, क्योंकि प्लस वाला डाउनवर्ड दिया पहले से क्वेश्चन में, मैंने अपवर्ड ले लिया तो -3 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दो I3, यहाँ पे क्या डाल दिया I3। अब यहाँ पे ले लो I3 यहाँ के, अब इस नोड के लिए ले लो कि I3 यहाँ पे भी आ रहा है, फिर ये I4,
और फिर ये क्या है I5। इतना समझा, सिर्फ इतना आने चाहिए। करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, I1 I2 I3। कैसे फाइंड आउट करेंगे, नोड ए पे जब KCL लगाओगे तो इनकमिंग करंट क्या है, VA पे ना, नोड ए मतलब VA, तो VA पे जब KCL अप्लाई किया तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब KCL का रूल क्या, I इक्वल टू V/R के फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे देखो 110 वोल्ट, 110 वोल्ट ध्यान दो, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है फाइन। 110 वोल्ट माइनस VA, ये I1 का इक्वेशन है, अपॉन 0.2, ठीक है। अब उसके बाद I2 का देखो, I2 यहाँ से जा रहा है, I2 का वैल्यू पहले से ही हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, तो -3, क्योंकि I2 का वैल्यू डाउनवर्ड में दिया था पहले से ही, तो अगर डाउनवर्ड लेता तो यहाँ पे मेरे को +3 लिखना पड़ता, पर मैंने डायरेक्शन क्या लिया है, अपवर्ड ले लिया ना नोड की तरफ, तो -3 लिख दिया। I3 का देख लो, I3 जब इस नोड के लिए देखता हूँ तो मतलब इस वाले नोड से आ रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट से आ रहा है, मतलब जहाँ से आ रहा है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं, VB माइनस जिसकी तरफ जा रहा है VA, ये सब तो मैंने डेप्थ में बताया हुआ है, ये सुनो, VA अपॉन क्या है 0.3, समझा क्या है, अपॉन में 0.3, ये सुनो, VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, ये मेरा काम नहीं है पहली बात, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा 0.5 है। अब मैंने टाइम को कम करने के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, यही आने वाला है मुझे पता है, पर टाइम को सेव करने का मेथड है ये कि मैंने इक्वेशन लिख लिया, -0.5 VA प्लस 0.2 VB प्लस 32.87। अब यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा I3 का वैल्यू क्या रहेगा मेरे पास, देखो ध्यान से, I3 के टाइम पे यहाँ पे I3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा VA माइनस VB, समझ पा रहे हो, ये सुनो, I3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 VB के पास आ रहा है, तो जिसके पास आ रहा है उसको माइनस में डाल देते हैं, जहाँ से आ रहा है उसको प्लस में डाल दिया, VA माइनस VB अपॉन 0.3 प्लस I4 क्या है मेरा, I4 मेरा पहले से 20 है ना, तो यहाँ पे -20 डाल दिया, प्लस I5 मेरा कितना है 110, तो 110 माइनस VB, 110 माइनस VB अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 0। इतना समझा कैसे लिखा मैंने, अरे ये सुनो, इतना बेसिक से बताया हुआ, अब तो आता है ना आपको, ये V अपॉन R में, V/R में के फॉर्म में लिखने में आता ही है ना, ये सुनो, बार बार वो बोलने की जरूरत नहीं, समझा पक्का। तो ओके गाइस ध्यान दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 VA माइनस 0.4 VB प्लस 32.4 इज इक्वल टू 0, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, 2 इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कैल्सी में पुट करो, डायरेक्टली आंसर आएगा, या फिर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर मैं क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर सकते हो, पर VA और VB का वैल्यू हम लोग को निकालना है, VA और VB का वैल्यू, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा भी है वैल्यू की प्लस 108.93 108.23 आएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कैल्सी में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोड बटन, ऑन के बाजू में एक मोड बटन रहता है, मोड के बाजू में आपको 5वें नंबर पे इक्वेशन सॉल्व करना होता है। तो 5वें नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला वाला इक्वेशन आपके टाइप का साइमल्टेनियसली ANX प्लस BNY प्लस CN A इज इक्वल टू CN, तो ये टाइप का इक्वेशन आपको दिया रहता है। तो मैं पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ, मुझे वैल्यू पुट करना है। पहले इक्वेशन का वैल्यू क्या है, -0.5, पहला वैल्यू क्या है -0.5 प्लस फिर 0.2, वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल कर दोगे तो वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तब आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे प्लस 32.87 ना, तो ये यहाँ पे आएगा ना, माइनस राइट हैंड साइड में आना चाहिए ना, कांस्टेंट टर्म क्या होता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन में, राइट साइड आता है, तो हमने यहीं पे लिखा हुआ है, तो प्लस पर इक्वेशन में पुट करने के टाइम पे माइनस पुट कर देना 32.87, समझा ना, क्योंकि कांस्टेंट राइट साइड में रहता है तो माइनस हो जाएगा, ये सुनो, पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बट जब ये कैलकुलेट करोगे तो माइनस पुट कर देना कैल्सी में, इक्वल किया। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करना है, 0.1 इक्वल कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया वहाँ पे। बहुत मज़ा आता है यार, कैल्सी का प्रैक्टिस करो, ताकि तभी तो एग्जाम में फटाफट कैलकुलेट कर पाओगे। फिर -0.4, फिर माइनस इसको 32.4 को यहाँ पे लोगे तो माइनस में, तो कैल्सी में माइनस पुट करो, -32.4, ठीक है। अब इक्वल कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इक्वल करने के बाद सॉल्व, यहाँ पे मैंने देखा तो 108.93 और 108.23 26 आया है, चलेगा। तो मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, 108.93 और 108.23, ये वैल्यू आ गया मुझे वोल्ट में, मतलब VA और VB का वैल्यू मिल गया मुझे।
अब वी और वी का वैल्यू मिलने के बाद तो अब तो गेम आसान है। क्या फाइंड आउट करना है, I1 I2 I3। अब तो आप I4 I5 भी फाइंड आउट कर सकते हो। I4 तो आपके पास है ही पहले से, I5 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो I1 के लिए क्या करोगे, I1 के लिए पहला वाला इक्वेशन देख लो, 110 माइनस VA अपॉन 0.2 सॉल्व कर लोगे ना अभी, ये आपका काम है मेरा नहीं। फिर I2, यह आंसर आपको निकालना होगा, आपको मूवमेंट लेना होगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा यार। 2-3 घंटे दे दो ना यार डेली, ये सब पूरा सब्जेक्ट। अरे यार इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत आसान है ये सब्जेक्ट, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। I2 का वैल्यू आपके पास पहले से ही है, यहाँ पे 3 एम्पियर, तो यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लो क्योंकि आपके पास प्लस में लिख दिया मैंने, ये सुनो। और फिर I3 के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लोगे, VB माइनस VA अपॉन 0.3। VB और VA का वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड आउट कर लो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या आया, क्योंकि आंसर आपका राइट होगा। अब चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। मैं मैक्सिमम सम सॉल्व करा रहा हूँ, इतना सम कोई सॉल्व नहीं कराता है, मैं मैक्सिमम सम सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यही कंटेंट पढ़ो, फिर इस टाइप का यही टाइप के सम्स आते हैं, फिर कोई भी आप सम सॉल्व कर लोगे। अगर 4 सम मैं करा रहा हूँ, अगर 3 सम आपने कर लिया, 7 सम काफ़ी है, सिंपल केसल मेथड पे, और क्या चाहिए। तो कि गाइस ध्यान दो, बहुत ही आसान है यार, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हर एक टाइप के सम सॉल्व कर रहा हूँ। किसी में हम लोग को I फाइंड आउट करना था, कहीं पे V फाइंड आउट करना था, कहीं पे R फाइंड आउट करना था। अभी यहाँ पर क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, V1 V2 V3, मतलब कि नोड वोल्टेज, ठीक है, नोड वोल्टेज हम लोग को फाइंड आउट करना है, V1 V2 V3। आपको एग्जाम में सर्किट एज इट इज दिया रहेगा जैसे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट को देख लो, सबसे पहले देख लो, समझ लो क्या है, ठीक है। यहाँ पे 4 ओम आता है, यहाँ पे 2 ओम दे दिया है, यहाँ पे 10 ओम, दैट इज 100 ओम, 5 ओम और 20 ओम। ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को अगर गायब कर दूं तो सर्किट एक क्या है, 2 बॉक्स दिख रहा है, 2 बॉक्स जैसा दिख रहा है, सुनो। अब इसके एक क्रॉस में 4 ओम के क्रॉस में करंट दे दिया 3 एम्पियर, कि भैया 4 ओम के क्रॉस में 3 एम्पियर का करंट चल रहा है, एक वायर जोड़ दिया, दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे 2 ओम और 5 ओम के एक क्रॉस में, मतलब कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में देखो, यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी दे दिया। क्या दे दिया, सॉरी, यहाँ पे बैटरी का वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा। बैटरी का वैल्यू है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट दे दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 5 ओम का, तो रेजिस्टेंस 5 ओम और 30 वोल्ट का बैटरी इसके क्रॉस में लगा दिया, समझ रहे हो, 2 लूप के बीच में, ठीक है। इसको लूप उसमें केवीएल में बोलते हैं, इसमें नहीं। तो अब ये नेटवर्क बनने के बाद हम लोग को क्या बोला हुआ है कि V1 V2 V3 फाइंड आउट करना। V1 V2 V3 मतलब क्या होता है, नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना कि नोड कहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये ब्रांच और ये ब्रांच मिलके एक पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट, मतलब क्या हो गया, ये V1 हो गया। ये ब्रांच और ये ब्रांच, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट V2 हो गया। ये ब्रांच और ये वाला ब्रांच, मतलब क्या हो गया, V3। मतलब जहाँ पे कॉमन पॉइंट जो दिख रहा है वहाँ पे क्या हो गया, V1 V2 V3। तो 3 ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं, बाकी और कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखेगा जहाँ पे आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को V1 V2 और V3 ये मिल गया, ठीक है। अब उसके क्रॉस में बैटरी लगी है 30 वोल्ट और 5 ओम की। हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है, करंट दिख रहा है। उन्होंने क्या बोला है, टू फाइंड द V1 V2 V3 बाई KCL मेथड, बाई अप्लाइंग द KCL मेथड। तो KCL मेथड तो अभी आप लोग देख चुके हो, आप एक्सपर्ट भी हो चुके हो। तो मैं करंट का डायरेक्शन दे देता हूँ, करंट का डायरेक्शन अज्यूम करना है। KCL के थ्रू जाओगे तो क्या होगा कि I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे, ऐसे मिलेगा। वैसे भी करोगे तो भी चलेगा, मैंने आपको बताया, पर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे तो ज़्यादा ईजी है ना, ये सुनो। मैंने क्या बोला कि करंट को मान लो कि इस ब्रांच में V1 में करंट, इसका ये वाला करंट अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे ही आने वाला है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब इसका करंट इधर आ रहा है V1 इनकमिंग करंट। मतलब हर एक देखो ये जो नोड है ना, ये नोड जितने ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है, ये सोचो कि इसी नोड की तरफ सारे करंट आ रहे हैं, इनकमिंग करंट, यू नो, इसी नोड पे। तो आउटगोइंग क्या होगा, 0 होगा ना, ये सुनो। यहाँ पे भी दिखा दो यही डायरेक्शन। अभी इस बार ना I1 I2 I3 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन दे दो कि यहाँ पे मान लो कि I1 I2 I3 I4 ऐसा मान सकते हो। नहीं लिखने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। हम लोग को ध्यान देना कि भैया करंट डायरेक्शन दे दिए, मतलब करंट आ रहा है, तो करंट की जगह पे लिख लो, ये सब नो इनकमिंग, ये 4 अभी मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पे इनकमिंग करंट, यहाँ पे भी इनकमिंग करंट, एक जगह पे इनकमिंग सब लिया तो यहाँ पे भी इनकमिंग लेना ही होगा। यहाँ पे भी इनकमिंग, यहाँ पे सॉरी आउटगोइंग दिखा दिया मैंने, इनकमिंग, सबको मैंने इनकमिंग दिखा दिया। अभी क्या करना है, V1 हम लोग को V1 V2 V3, तो V1 पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नहीं, KCL अप्लाई करना है। क्या करना है, KCL अप्लाई करना है। तो अभी KCL अप्लाई कर दूं, मान लो इसका, तो ये वाले में अप्लाई करता हूं, तो इसका तो मुझे पता है 3 एम्पियर प्लस, अभी यहाँ से अप्लाई करूं, दैट इज माइनस V1 अपॉन 4,
प्लस ध्यान दो अभी यहाँ से ये सुनो, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर वाले का देखो, ऊपर वाले का तो हो जाएगा V3 माइनस V1 अपॉन में बैटरी है ना, देखो यहाँ पे बैटरी भी है। जब V1 देखो V1 वाला जब हम लोग करंट लेंगे तो ये करंट यहाँ से आ रहा है, तो प्लस को छू के आ रहा है ना, प्लस को जिसको छू के आ रहा है उसको साइन दे दो, प्लस 30 अपॉन में क्या रहेगा बताओ, अपॉन में देखो ये बैटरी वाला मैंने आपको EMF वाला डायरेक्शन दिया था ना, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। अपॉन में क्या रहेगा बताओ 5 ओम, ये सब नो, प्लस यहाँ पे देखो ये वाला, देखो ये कैसे आ रहा है, ये V2 की तरफ से आ रहा है ये वाला, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं V2 की तरफ से, अरे सिर्फ और सिर्फ इसका देखो, ये वाला मत, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। जब मैं इस करंट की बात कर रहा हूँ इस वाले V1 के लिए, तो ये मानना है कि ये ब्रांच में इस V1 के लिए यहीं से करंट आ रहा है, और जब इसका V2 के लेंगे तो यहाँ से आ रहा है, ये समझ लेना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि V2 माइनस V1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई करना है आपको KCL V2 में। मैंने क्या बोला कि ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ये आपका काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, आपको ये फाइनल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद दैट इज 4V1 माइनस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू 42, इसको अरेंज करके ये मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं V2 में अगर क्या करता हूँ, मैं KVL अप्लाई कर देता हूँ, सॉरी KVL नहीं KCL, KVL में सम और ईजी हो जाता है एक्चुअली, इसलिए मेरे मुंह से KVL निकल गया। अब V2 में मैं क्या करूँगा, अप्लाई कर दिया मैंने KCL, तो सबसे पहले मैं ये वाले ब्रांच का करंट देखता हूँ, ये वाले ब्रांच में क्या डायरेक्शन देना है, मतलब V2 की तरफ करंट आ रहा है, तो जिसकी तरफ आ रहा है उसको क्या करोगे, जिसकी तरफ आ रहा है उसको माइनस में डाल दो, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जिसकी तरफ आ रहा है उसको माइनस में डाल दो, माइनस V2, जिसकी तरफ आ रहा है करंट माइनस V2 तो सामने, और जहाँ से आ रहा है उसको प्लस डाल दो, समझा, ये सब बहुत समझाया मैंने, अपॉन 2 प्लस, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से V2 की तरफ आ रहा है तो माइनस V2 अपॉन 100 ओम प्लस, यहाँ से करंट जा रहा है, जिसकी तरफ जा रहा है उसको क्या कर दो, माइनस में डाल दो, जिसकी जहाँ से आ रहा है उसको प्लस में डाल दो, देखा, जिसकी तरफ जा रहा है उसको माइनस में डाल दो, माइनस V2, जहाँ से जा रहा है यहाँ से जा रहा है ना V2 के लिए, तो ये वाला करंट V3 से ही आ रहा है ना, ये सुनो, तो माइनस V3 माइनस V2 दैट इज जिसके पास जा रहा है उसको माइनस में डाल दो, जहाँ से आ रहा है उसको प्लस में डाल दो, सबसे आसान, अपॉन 5 रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, 50V1 माइनस 71V2 प्लस 20V3 इक्वल टू 0। अप्लाई KCL, अब आपको अप्लाई करना है KCL कहाँ पे, एट नोड V3 पे अप्लाई करना है, जैसे नो V3 पे। तो जब V3 पे अप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है बताओ, सबसे पहले इसका वाला देख लूँ, इसी का देख लेते हैं। तो अब V3 के पास करंट आ रहा है तो माइनस V3 कर दो, और कहाँ से आ रहा है, V2 के पास, V2 से आ रहा है तो V2 माइनस V3 अपॉन 5, ये इक्वेशन का साइन चेंज हो गया, वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस का साइन चेंज हो गया बस। प्लस अब यह वाला देख लो, ये वाला, तो माइनस V3 जिसके पास जा रहा है उसको माइनस, अब ये V3 के पास जा रहा है ना, तो माइनस V3 अपॉन 20 रेजिस्टेंस, प्लस यहाँ पे देख लो यार, अब ये करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वाला जो करंट कहाँ से आ रहा है, V1 के पास से आ रहा है ना, ये करंट V3 के पास आ रहा है, तो माइनस V3 लिख देंगे, कहाँ से आ रहा है, V1 से, V1 की तरफ आ रहा है। ये सब तो हम लोग डेप्थ में बात कर चुके हैं, शुरू से देख रहे हो तो सब कुछ आता ही आपको, प्रैक्टिस भी करना होगा, यही सारे सम के 2-2 बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार आप नोट्स बनाओ, एक बार प्रैक्टिस कर लो, 2-3 सम एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, यही टाइप के आ जाएगा सब कुछ। अपॉन देखो, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में 5 ओम रहेगा, पर यहाँ पे बैटरी भी है, तो जब करंट यहाँ से आ रहा है तो माइनस को छू के आ रहा है, तो माइनस 30 डाल दो, यहाँ पे क्या था प्लस 30 डाल दो, यहाँ पे माइनस 30, वैल्यू सेम है, इक्वेशन सेम है, इज इक्वल टू 0, सिर्फ माइनस का साइन चेंज होता है, अपॉन 5। अब ये समझा, जब अब ये वाला इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको 5V1 प्लस 4V2 माइनस 10V3 इक्वल टू 150, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब आपको V1 V2 V3 का वैल्यू जानना है, तो V1 V2 और V3 आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 इक्वेशन मिल गया, आप डायरेक्टली अपने वेपन को निकालो, वेपन को निकालो, कैलसी को ऑन करो, मोड में जाओ, फिर 5वें नंबर का बटन दबाओ, इक्वेशन वाला। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, V1 V2 V3, मतलब XYZ, और एक कांस्टेंट है D, तो आपको देखना है सेकंड वाला चूज करना है, ANX प्लस BNY प्लस CNZ इक्वल टू DN, मतलब कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, 3 वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सेकंड पे जाओ, फिर उसके बाद वैल्यू फटाफट पुट कर दो, मैं भी पुट करता हूँ, 4, फिर -2 -1 दैट इज V3, तो -V3 की जगह पे -1 ही डालोगे ना, इक्वल टू में 42, ओके।
अब दूसरा इक्वेशन देख लो, ये वाला 50 डाल दिया मैंने, उसके बाद -71 डाल दिया, +20 डाल दिया, इक्वल टू 0 है। ओके, इतना समझा। उसके बाद 5 डाल दिया, फिर 4, फिर -10, फिर 150। ओके, इतना सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाती है। आई होप आपको ये समझा। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने इक्वेशन पुट किया, अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो सबसे पहला V1 का वैल्यू कितना आया है, देखो 12.82 वोल्ट। अभी V2 का वैल्यू देख लो 7.45 बराबर। अभी V3 का वैल्यू देख लो, V3 का वैल्यू है 5.60। इसका वैल्यू क्या है, माइनस में आ रहा है। अब क्या करोगे माइनस को हटाने के लिए, माइनस में तो वोल्ट होता नहीं है, मतलब V3 में देखो V3 का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। मतलब ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को चेंज कर दो। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे इसको ये साइड लिया था, कौन सा साइड लिया था, राइट हैंड साइड। अभी इसको क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड कर दो। मतलब कि माइनस को हटा के क्या कर सकते हो, 5.60 वोल्ट ये डायरेक्शन दे दो। ठीक है, ये डायरेक्शन दे सकते हो या फिर डाउनवर्ड दिखा सकते हो। मतलब माइनस है ना, तो आप डाउनवर्ड दिखा दो। अपवर्ड आता तो प्लस आता तो अब ऐसे दिखाते, राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बताया, समझाया ना, चलेगा। अभी क्या करते हैं, एक सम है इस टाइप के ऊपर, केसीएल के ऊपर, उसके बाद हम लोग सीधा केवीएल स्टार्ट करेंगे। तो ओके गाइस, ध्यान दो, केसीएल का लास्ट सम ध्यान दो, बहुत ही मजेदार है। आपको बताना चाहता हूँ कि टू फाइंड वीए और वीबी को फाइंड आउट करना है। सर्किट को देख लो यार, बहुत ही आसान है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट देख लो, सर्किट पे कॉमन पॉइंट देख लो कि भैया एक वीए यहाँ पे दिख रहा है, एक कॉमन पॉइंट, इसको ले लिया वोल्टेज, नोड वोल्टेज, और एक दूसरा नोड वोल्टेज क्या है, वीबी। कॉमन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर दो, करंट का डायरेक्शन दे दो। करंट यहाँ पे जा रहा है, 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 और करंट यहाँ पे जा रहा है। करंट का डायरेक्शन ये दे दिया। यहाँ पे 2 ओम 4 ओम 2 4 और 4 एम्पियर का करंट और 2 एम्पियर का करंट लगा हुआ है। सिंपल, इतना समझा। अभी मैंने करंट का डायरेक्शन दे दिया, अज्यूम कर लिया। अब मैं डायरेक्टली नोड, हम लोग को दो ही काम करना है, वी और वीबी फाइंड आउट करना है। अगर तो वी और वीबी पे हम लोग को क्या करना होगा, केसीएल क्या कर दो, अप्लाई कर दो। तो केसीएल अप्लाई करने के टाइम पे क्या होगा, जब जिसके पास जा रहा है सबसे पहले इस ब्रांच में करंट लगाओ। इस ब्रांच का करंट तुम लोग को पहले से ही पता है क्या है, 2 एम्पियर है। एम्पियर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे जाकर के ऐसे ही जाने वाला ना। मतलब ये वाला जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया वो राइट है। मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है +2 एम्पियर, मतलब कि +2। फिर उसके बाद प्लस डाल दो। अब यहाँ से जब करंट जा रहा है तो जिसके पास जा रहा है उसके पास -VA/4। अब तो आता है ना आपको, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यस और नो। जिसके पास जा रहा है उसको माइनस में डाल दो VA, और जहाँ से आ रहा है दैट इज VB से आ रहा है तो VB डाल दो, यहाँ पे बीच में प्लस डाल दो। VB - VA/4 एम्पियर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2A - VB = 8, आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। अब जब मैं अप्लाई करूंगा केसीएल नोड एट VB, VA VB, तो अब आपको सेलेक्ट करना आ गया कि भैया जहाँ पे ब्रांच का कॉमन पॉइंट आता है वहाँ पे क्या होता है, अपना VA और VB होता है, दैट इज नोड वोल्टेज होता है। नोड एनालिसिस मेथड में हम लोग यही कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं देख सकता हूँ कि अप्लाई केसीएल एट नोड VB पे जब अप्लाई करूंगा तो यहाँ वाला, ये वाला पहले लिख लूँ क्या, चलो ये वाला पहले लिख लेते हैं आपके लिए, हमेशा ऐसे लिखते हैं ना। तो जिसके पास जा रहा है उसको माइनस में डाल दो, तो -VB, और जहाँ से आ रहा है उसको +VA - VB। यहाँ पे VB - VA था, VA - VB, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, ये सब आता ही है आपको, गेम सुनो, गेम हो गया आपके लिए, आसान है आपके लिए। अब इसके बाद ये यहाँ से जा रहा है तो -VB - VB/2 प्लस, अब इसके बाद ये यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा, 4 एम्पियर। ये तो पहले से ही हमने डायरेक्शन राइट लिया, जो अज्यूम किया वो राइट डायरेक्शन है, क्योंकि आपको डायरेक्शन में करंट जा रहा है 4 एम्पियर, तो +4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, VA और VB का वैल्यू निकालना है। VA और VB का वैल्यू क्या होता है, दोनों का 8 वैल्यू आएगा। आप कैलकुलेट कर लो कैल्सी में, फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैल्सी को चालू किया, मोड पे जाओ, 5वें नंबर पे जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, तो पहला वाला सिलेक्ट करो और फिर 2 डाल के फिर उसको 2 इंटर करो, फिर उसके बाद -1 -VB मतलब -1 डालोगे ना, ये सुनो, फिर यहाँ पे 8, ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 डाल दो, फिर -3, और फिर ये 16 को जब यहाँ पे लोगे तो -16 डालना पड़ेगा, ये सुनो। अब देखो 8, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू भी 8, तो VA और VB का वैल्यू क्या हो गया, 8 वोल्टेज हो गया। ठीक है, इतना समझा गाइज। ओके गाइज, आपको बताना चाहता हूँ ये पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, केवीएल। नेक्स्ट वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को शेयर कर दो, फ्री एजुकेशन है। आई होप आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उस डाउट को भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको मुझे बताना होगा।
और अगर उसके बाद भी अगर आप लेट में देखते वीडियो तो आप जब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जब भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हम लोग डाउट लेक्चर्स ले लेंगे, पर्टिकुलर सम के लिए डाउट लेक्चर्स ले लेंगे, चीज़ों को थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से डेप्थ में जा करके आपको कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। थोड़ा फास्ट गया हूँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने का अपना प्रॉमिस है, यही अपना मोटिव है इस चैनल का कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे दूँ, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे दूँ और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना सिखा दूँ आपको, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना सिखा दूँ। ये सुनो, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा दूँ, मेंटली आपको ग्रो करना सिखा दूँ। दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस चैनल।